तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन भंडार पर। आज का वीडियो जिस विषय में है वो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो हमारा एक ऐसे व्यक्ति पर है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनका नाम है रतन टाटा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं इनके बारे में। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ही आवश्यक हैं। यह कथन एक बहुत ही सफल भारतीय उद्योगपति, निवेशक और टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन नवल टाटा जी का है, जिन्होंने टाटा ग्रुप में सभी मुख्य कंपनियों को जैसे टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा केमिकल होटल्स, टाटा स्टील और टाटा टेली सर्विस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार समूह है। पॉपुलर उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में महाराष्ट्र में हुआ था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। वर्ष 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के ही हुए थे, तभी उनके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपेनियन स्कूल में हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, बिस्प कॉटन स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद आर्किटेक्ट्स बनने की इच्छा में उन्होंने यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। रतन टाटा थोड़े शर्मीले इंसान थे, सोसाइटी की झूठी नोक झोंक में कम विश्वास रखते थे। अपना सरनाम टाटा को भूलकर अपने दम पर शिक्षा लेने की जिद में रतन टाटा ने यूएसए में अपनी डिग्री खत्म होने तक होटल में बर्तन साफ करना सहित कई छोटे मोटे काम किए। 1959 में उन्होंने बैचलर इन डिग्री आर्किटेक्ट्स में हासिल कर ली। इसके बाद 1961 में फिर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने टाटा स्टील में काम किया और वो टाटा ग्रुप की और कंपनियों में काम करने लगे। 1970 में उन्होंने मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में उन्हें टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी और घाटे में चल रही कंपनी नैल्को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। रतन टाटा को नैल्को के प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नैल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन उसी वक्त देश में आपातकाल लागू हो गया, जिसके बाद आर्थिक मंदी के कारण नैल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा की ज़िंदगी में आने वाली पहली बड़ी असफलता थी। 1975 में रतन टाटा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मील कंपनी की बागडोर सौंपी, जो कि बंद होने की कगार पर थी। रतन नवल टाटा ने एक्सप्रेस मील कंपनी को फिर से रफ्तार देने के लिए प्रबंधक टीम से 50 लाख रुपए देने का इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा। मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा की जिंदगी की ये दूसरी बड़ी असफलता थी, लेकिन इससे रतन टाटा को बहुत कुछ सीखा। सन 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप बहुत तेज गति से विकास करने लगा। टाटा कंपनी पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर वाहन बनाती थी, पर कार बनाने का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से भारत में बनाई गई कार इंडिगो को लॉन्च किया। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और जिसका नतीजा इंडिका कार की बिक्री पर हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिगो फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कुछ करीबी लोगों और इन्वेस्टर द्वारा रतन टाटा को इंडिगो की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए अपने कार के व्यापार को किसी और को बेचने की सलाह दी, क्योंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और
उससे नुकसान हुआ था तो रतन टाटा ने ये सुझाव ठीक समझा। साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदार की मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ बहुत बुरा व्यवहार रहा। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनाने के बारे में जानकारी नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतना पैसा क्यों डाला? इस कंपनी को खरीदकर हम तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाले हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रातों रात अपने साझेदारों के साथ डील छोड़कर वापस लौट गए। पूरे रास्ते मीटिंग में हुई बातों पर सोचते रहे और खुद को अपमानित महसूस करते रहे। उन्होंने अब अपने सेसेक्स से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस आकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर ही डाल दिया और सालों तक रिसर्च करी। पूरी जानकारी लगाकर इंडिया का नया वर्जन इंडिगो V2 लॉन्च किया। कुछ ही सालों में शुरुआती मुश्किलों के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छे खासे लय में आगे बढ़ने लगा और अधिक मुनाफे का व्यवहार साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने अपनी फोर्ड कंपनी के सामने अपनी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। फोर्ड के चेयरमैन पर्सन बिल फोर्ड बिल्कुल उसी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ टाटा समूह के हेडक्वार्टर पहुंचे जैसे कुछ सालों पहले रतन टाटा फोर्ड को अपनी कंपनी बेचने के लिए उनके मुख्यालय गए थे। रतन टाटा ने फोर्ड के जगुआर और लैंड रोवर कार ब्रांड को 2.3 बिलियन US$ में कंपनी को खरीद लिया। इस वक्त भी बिल फोर्ड ने यही बात टाटा से कही जो पिछली मीटिंग में रतन टाटा से की थी। फर्क सिर्फ इतना था, इस बात थोड़ी अलग तरीके से की गई। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने एक महान इंसान रतन टाटा से कहा, आपने हमारी कंपनी खरीदकर जो हमारी मदद की है उसके लिए हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा हैं और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही हैं। रतन टाटा अगर फोर्ड की नकल करते तो उसी मुलाकात में बिल फोर्ड को उनके जैसा ही जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर होना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार का गुण ही है जो एक सफल और उत्कट इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। लैंड रोवर और जगुआर की तरह ही रतन टाटा ने बाद में कई सारी कंपनियों को खरीद डाला। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी-बैग्स इन्वर्टर कंपनी टीटली को खरीदा और दुनिया में सबसे बड़ी टी-बैग्स कंपनी बना और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। किसी भी भारतीय कंपनी की विदेशी कंपनियों को टेक ओवर करने वाली यह सबसे बड़ी डील थी। साल 2004 में साउथ कोरिया की डिएबो कमर्शियल व्हीकल कंपनी को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डिएबो कमर्शियल व्हीकल रखा गया। वर्ष 2007 में रतन टाटा ने लंदन की कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। 2008 में स्कूटर पर घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद ही कार का सपना पूरा करने के लिए टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार ऐसी इसकी इमेज बनी जिससे टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। बाद में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया, जिसके कारण उन पर तानाशाही होने का आरोप लगा, जो कि गलत था। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबें और जानवरों से बहुत लगाव है और वो अपने 2 कुत्तों के साथ मुंबई के कोलवा के एक फ्लैट में रहते हैं। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा ने नीति और मूल्यों को पालते हुए अपने 21 साल की करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और फायदा 50 गुना तक बढ़ा दिया। आज टाटा ग्रुप की सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं जो 150 से ज़्यादा देशों में काम करती हैं और जिसमें 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अपने देश भारत के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने फायदे का 66% शेयर्स को डोनेट कर देते हैं। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2008 में पद्म भूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है।
वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप उसकी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें।